आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम रोटेशनल मोशन का पार्ट कर रहे हैं और उसका टॉपिक है टॉर्क। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और उन सब की डायरेक्शंस के बारे में। ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क। पहली चीज़ कि ये टॉर्क होता क्या है, ये टॉर्क का नाम आया क्यों, ध्यान से समझना। जब हम लोग लीनियर और रोटेशनल के बीच का डिफरेंस देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, जब दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे थे, लीनियर और रोटेशनल के बीच का, तो हमने देखा था यहां पे डिस्प्लेसमेंट एस है तो यहां पे थीटा है, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v है तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन a है तो यहाँ रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं वो अल्फा है। यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्स की, यहाँ पे जो फोर्स लगता है बॉडी पे वो F होता है। और रोटेशनल मोशन में अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसे हम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। ये भी एक टाइप का फोर्स ही है, पर कौन सा फोर्स है? जब कोई रोटेशनल बॉडी के ऊपर, रोटेटिंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगे तो उसे हम फोर्स नहीं, उसे हम टॉर्क बोलते हैं। समझ आ गया ये चीज? ठीक है, तो यही चीजें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज टॉर्क के बारे में। बराबर, टॉर्क क्या होता है? सबसे पहली चीज, टॉर्क को पता चल गया आपको क्या होता है। यहां पर जो हम टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर है आपका टॉर्क। इसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और दूसरा एक नाम और भी हम दे सकते हैं, जैसे टर्निंग इफेक्ट, है ना, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं, सब एक ही चीज है, सब बात एक ही है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, बोलते ना पाना है, और ये एक नट को आपको खोलना है ना। समझो आप अपने घर में रेगुलर जैसा वर्क करते हैं हम वही देख रहे हैं, है ना। एक स्क्रू है या एक पाना है, जैसे प्लम्बर लोग लेके चलते हैं, है ना, उसे ले करके मुझे एक नट को खोलना है, ऐसे खुलना है। तो नट का क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है ना। इस नट का रोटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जिस बॉडी से उसे खोल रहे हैं उसका रोटेशन हो रहा है। देखो, उसको ऐसे घुमाऊंगा तो क्या होगा? तभी तो नट बोल्ट जो है वो भी क्या हो रहा है? घूम रहा है, रोटेशन हो रहा है। और वो या तो अगर हम उसे टाइट करेंगे तो अंदर जाएगा, अगर हम उसे खोलते हैं तो बाहर आएगा। ऐसा ही होता है ना, ये जब हम स्क्रू को खोलते हैं बंद करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां दो तीन चीजें हैं कि जब भी टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, बात एक ही है, हम जब भी टर्निंग इफेक्ट की बात करेंगे तो तीन चीजें हमेशा याद रखना कि ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है तीन चीजों पे। पहला कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, फोर्स कहां पे लग रहा है और फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है। समझे? तीन चीज। क्या बोला मैंने? फोर्स की क्वांटिटी, फोर्स कितना है। दूसरा, फोर्स कहां पे लग रहा है, हाँ, फोर्स ऐसा बोले तो कहां पर लग रहा है, वेयर, ठीक है। एंड थर्ड वन कि फोर्स किस एंगल पे लग रहा है, फोर्स एट विच एंगल। ये तीन चीज खाली याद रखना है। जैसे पहली चीज देखते हैं, फोर्स, कितनी फोर्स है, कितनी फोर्स आप लगा रहे हो। बराबर है भाई, कोई है कम ताकत लगाएगा तो भाई वो धीरे धीरे खुलेगा या शायद खुलेगा ही नहीं। कोई ये बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा तो फटाफट खुल जाएगा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फोर्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का मोशन कैसा है, बॉडी का रोटेशनल मोशन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कहां पे लग रहा है, कहां पे लगने का मतलब यह है कि बॉडी, मान लेते हैं कि एक आदमी ऐसा है, देखो एक ऐसा है जो यहां पे इतने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा है, यहां पे लगा रहा है फोर्स, ठीक है, और एक ऐसा है जो इतने डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहा है, एक ज्यादा डिस्टेंस पे लगा रहा है और एक कम डिस्टेंस पे लगा रहा है। मतलब एक आदमी ऐसा है जो यहां से पकड़ के घुमा रहा है और एक ऐसा है जो यहां से पकड़ के घुमा रहा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा रोटेशन, सबसे अच्छा कहां होगा? वो होगा इस पार्ट में। क्यों होगा भाई? डिस्टेंस जितना ज्यादा दूर रखोगे और घुमाओगे, रोटेशन उतना अच्छा होगा, है ना। आप ट्राई करना घर पे, एकदम कॉर्नर पे पकड़ के घुमाना, देखना स्क्रू एकदम बहुत मुश्किल से खुलेगा। लेकिन आप दूर रख के खोलोगे तो स्क्रू बहुत ही फास्ट, या नट बोल्ट बहुत ही जल्दी खुल जाएगा, उसका रोटेशन फास्ट होगा। इसका मतलब टॉर्क डिपेंड करता है पोजीशन पे, कि पोजीशन जितना ज्यादा, डिस्टेंस जितना ज्यादा, टॉर्क उतना ज्यादा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में अगर फोर्स ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा होगा, और फोर्स कम है तो टॉर्क भी कम होगा। याद रहेगा भाई, जितना फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क होगा, जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम टॉर्क होगा। दूसरे में फोर्स कहां पे लगा रहे हैं? डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी उतना ज्यादा होगा। डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, टॉर्क बढ़ गया। फोर्स उतना ही रखो, आप मान लो यहां 10 न्यूटन लगा रहे थे, यहां भी 10 न्यूटन लगाओ, ठीक है, लेकिन इसमें डिस्टेंस कम 5 सेंटीमीटर रखो, इसमें 10 सेंटीमीटर रखो। फोर्स दोनों में सेम लेकिन डिस्टेंस अलग, तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पर टॉर्क ज्यादा लगेगा। ठीक है, तीसरा आता है कितने एंगल पे फोर्स लगा रहे हो। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखना, हम क्या देखते हैं कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जो हम खोल रहे हैं, ठीक है, ये नट जो हम खोल रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स ऐसे किसी एंगल पे लग रहा है, मान लिया ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। बॉडी जो रोटेट करेगा, क्या इस फोर्स से करेगा? नहीं करेगा, है ना। ये डिस्टेंस हमने इतना लिया हुआ है, डिस्टेंस हमने r डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बॉडी को घुमाना है, कैसे घुमा रहे हो भाई? बॉडी को ऐसे मोशन में घुमा रहे हो, तो फोर्स भी कहां होना चाहिए? ऊपर की तरफ ही लगाओगे ना बेटा, है ना। फोर्स देखो ऊपर की तरफ लगाए, ये अपने आप घूमना चालू, ऊपर की तरफ लगाए, अपने आप घूमना चालू, है ना। ऐसे घुमाओ तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। ऐसे देखो ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर ये एंगल थीटा बना है तो क्या ये f cos थीटा हो जाएगा और ये ऊपर वाला f sin थीटा हो जाएगा, राइट और नॉट? बताओ इन तीनों फोर्स में कौन सा फोर्स है जिसके कारण इस बॉडी का रोटेशन होगा? और अगर रोटेशन होगा मतलब टॉर्क होगा। तो पहले ये बताओ इन तीनों में कौन सा फोर्स लगेगा जिसके कारण रोटेशन होगा, है ना। होगा सर f sin थीटा, f sin थीटा। ये डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है। फोर्स कैसे लगेगा? बॉडी को ऐसे खींचोगे अपनी तरफ, ऐसे अपनी तरफ खींचो, ऐसे खींचो अपनी तरफ, है ना। ये मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो क्या रोटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बॉडी को अगर ऐसे करूं, ऐसे घुमाऊं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, गया घूमना चालू, ऊपर गया घूमना चालू, पता चला। तो ये जो f cos थीटा फोर्स है वो टॉर्क के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे f cos थीटा टॉर्क ड्यू टू f cos थीटा इज 0। टॉर्क f cos थीटा के कारण नहीं लगेगा, किसके कारण लगेगा? f sin थीटा के कारण। तो टॉर्क लग रहा है किसके कारण?
एफ साइन थीटा के कारण। समझ आ गया ये चीज? तो जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा उसी बॉडी को हम देखेंगे। जरूरी नहीं है हमेशा बॉडी के ऊपर ही फोर्स लगे। एक चीज समझ आ रहा है कि ये जो आर है और ये जो फोर्स है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। समझ आया? जैसे मैं अगर मेरे ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूं, ऐसे ना रखने के बजाय मैं कैसे ऐसे रखा अभी मैंने, ठीक है, ऐसे ना रखने के बजाय मैं ऐसे रख दूं तो अभी डिस्टेंस ऐसा हो गया, तो फोर्स ऐसा लगेगा, इस तरफ लगेगा। समझ आया? तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए तो ही टॉर्क लगेगा, बाकी नहीं। तो देखो कौन सा फोर्स पैरेलल है वो तो हट जाएगा, तो काम कौन सा फोर्स करेगा? सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स वाला ही काम करेगा। ये है डिस्टेंस आर। बोलो डिस्टेंस आर के पैरेलल कौन सा फोर्स है? पैरेलल है एफ कॉस थीटा, इसलिए उसके कारण फोर्स नहीं लगेगा। परपेंडिकुलर कौन सा? एफ साइन थीटा, इसलिए उसके कारण टॉर्क लगेगा। ठीक है? जैसे देखो कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे घूम रही है, ऐसे किसी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रही है। पता ना एक्सिस मतलब जिसके अराउंड वो घूमे, तो बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रही है, तो ये होता है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अराउंड वो बॉडी रोटेट कर रही है ना। जैसे एक बॉडी है, जैसे एक सैटेलाइट ले ले, ठीक है, एक सैटेलाइट है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये पार्ट क्या है उसका? ये इसके अराउंड घूम रहा है ऐसे, तो ये पार्ट हुआ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आ गई ये चीज? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होगा उसके कारण टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है ना? जैसे ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी ऐसे घूम रही है, अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में कहीं होगा तो टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हुआ तो टॉर्क लगेगा। तो देखो एफ कॉस थीटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है तो टॉर्क नहीं लगा, लेकिन परपेंडिकुलर है तो टॉर्क लगेगा। ठीक है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स, उसके कारण टॉर्क जीरो, लेकिन परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क होगा। तो दिमाग में एक चीज बैठा लो, टॉर्क का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, कंपलसरी है, तो ही टॉर्क लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। दिमाग में ये बैठा लो, समझ लो। क्लियर हुआ ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला जो हमने बनाया, एक चीज और पता चली कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, परपेंडिकुलर फोर्स के कारण टॉर्क लग रहा है, पैरेलल फोर्स कोई काम का नहीं है। तो ये पैरेलल फोर्स एफ कॉस थीटा कोई काम का नहीं, एफ साइन थीटा ही यहां मेन काम करेगा। तो टॉर्क का अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। कैसे? देखो हमारे पास एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे ये हमने सिस्टम लिया है, ये एक पॉइंट बॉडी का फिक्स रखा है, आर डिस्टेंस पे रखा है इसको हमने, कौन सा? आर, और यहां पे लगाया है फोर्स एफ। क्या ये एफ आर परपेंडिकुलर है? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या होगा? अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा और ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। बराबर है कि नहीं? तो इस आर के परपेंडिकुलर कौन सा? एफ साइन थीटा। जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ठीक है ना? ये क्या, अब ये आर इस एफ साइन थीटा के परपेंडिकुलर है, तो लिख दो टॉर्क का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने बताया स्टैंडर्ड, आर एफ साइन
थीटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज r क्रॉस f। याद करो a क्रॉस b, a क्रॉस b क्या होता था, ए बी साइन थीटा। तो ये है a, ये है b साइन थीटा, तो इसकी जगह लिख दिया a क्रॉस b, a क्रॉस b। समझ आ रहा है ये चीज, वेक्टर 4th चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। और यहां लगता था एक यूनिट वेक्टर, याद हो तो, है ना। अच्छा, अगर ये टॉर्क है, वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। क्या होगा, इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो वो डायरेक्शन क्या, टॉर्क की डायरेक्शन क्या, बराबर। याद करो मैंने आपको जब समझाया था एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा नाम दिया था, है ना, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा नाम दिया था, ये सब की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे होती, सर्कुलर होती है, नहीं, समझाया था। उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो ऐसे होगी, या तो अंदर या तो बाहर, बताया था ना ऐसा, या तो अंदर या तो बाहर। पीछे के वीडियोस देखो, अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा और अल्फा ऐसे भले ही रिप्रेजेंट करते हो, पर ऐसा नहीं होता कि वो सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, या तो अंदर या तो बाहर, उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगी। तो उसी तरह टॉर्क की भी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हुआ, चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये आर है, हाँ ध्यान रखना, ये आर है, ये पूरा ऐसा आर, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स, कौन से फोर्स के कारण टॉर्क लगा, एफ साइन थीटा के कारण, ठीक है। चलो टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। दो मेथड, कैसे, एक स्क्रू रूल, स्क्रू को पॉइंट पे रखो और कहां से कहां घुमाना है, ये वेक्टर देख रहे हो ना, याद करो ए क्रॉस बी चौथे चैप्टर में कराया था, तो ए से बी की तरफ, है ना। तो यहां कहां, आर से एफ की तरफ जाना है, एफ से आर की तरफ मत जाना, आर से एफ की तरफ अलोंग स्मॉल एंगल, क्योंकि आर से एफ की तरफ इधर भी जा सकते हैं और आर से एफ की तरफ ऐसे भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से जा सकते हैं। पर छोटा एंगल कहां है, छोटा एंगल इधर है, तो अलोंग स्मॉल एंगल ही जाना है, ठीक है। तो ठीक है, अब ये बार बार ये चीज रिप्रेजेंट नहीं, बार बार नहीं बताऊंगा, 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ, स्क्रू को रखो और आर से एफ की तरफ घुमाओ, घुमाओ जरा, आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ। कौन सी डायरेक्शन में स्क्रू घूम रहा है आपका, ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो कहां जाएगा, बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा, बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा। हमने पढ़ा है कि अगर स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बाहर जाएगा, क्लॉकवाइज घूमता है तो अंदर जाएगा। अंदर जाएगा मतलब नेगेटिव, बाहर आएगा मतलब पॉजिटिव, याद रखना, है ना। इनवर्ड मतलब नेगेटिव और आउटवर्ड अगर होता है तो दैट इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये चीज, चलो तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, टॉर्क की। टॉर्क की डायरेक्शन आर से एफ की तरफ जाना है, ठीक है। तो स्क्रू को ऐसे अपना रखो, स्क्रू, और घुमाओ आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ घुमाओ, आर से एफ की तरफ घुमाओ अपने स्क्रू को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां जाएगा स्क्रू, बाहर की तरफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हुई, आउटवर्ड, आउटवर्ड, है ना। तो डायरेक्शन क्या है टॉर्क की, देखो, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, बोलो क्या होगा, आउटवर्ड, और ऐसा भी बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम लेंगे क्या, पॉजिटिव। टॉर्क इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ यहां तक, समझ आ रहा है, बराबर है। तो ये चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। टॉर्क के बारे में पता चल रहा है, टॉर्क जिसका फॉर्मूला आर क्रॉस एफ
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डायरेक्शन इस तरह से फाइंड करेंगे। दूसरा मेथड डायरेक्शन फाइंड करने का, अपने फिंगर को कर्ल करो, अपने फिंगर को कर्ल करना है मोशन की डायरेक्शन में। कहां से कहां? आर से एफ की तरफ। अपने फिंगर को ऐसे रखा और ये थंब डायरेक्शन शो करेगा टॉर्क की। आर से एफ की तरफ जाओ, आर से एफ की तरफ जाओ। देखो ये है आर, ये आर है आपका, है ना, एफ ऊपर, आर एफ। तो आर से एफ की तरफ टॉर्क कहां जा रहा है? थंब बताओ कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। फिर बता रहा हूं, ये रखा, ये आपकी आर है, यहां एफ है, तो आर से एफ की तरफ आओ। ये है आर, ये है एफ, आर से एफ की तरफ आओ। आपका थंब कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्लियर हुआ यहां तक? समझ आ रहा है? ठीक है। दो तीन चीजें यहां पे मैं आपको बताता हूं, आपको और मजा आएगी कि डायरेक्शन या टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लेना। अब जो चीजें बता रहा हूं आपके बुक में नहीं है, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कई बार पूछा है, याद रखना। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, जैसे मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पे बराबर एक बॉडी पाइवोटेड फिक्स है। ठीक है, यहां पे आर डिस्टेंस, ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पे। यार डिस्टेंस मतलब यहां तक भी जा सकता है, यार डिस्टेंस, समझ आ रहा है? हाँ। अच्छा, अभी एक फोर्स मान लेते हैं F1 यहां लग रहा है, F1 यहां ऐसा लग रहा है, यहां पे F1 लग रहा है। ठीक है, फिर यहां पे F2 लग रहा है। ठीक है, यहां पे F3 लग रहा है, यहां पे F4 लग रहा है, यहां पे F5 लग रहा है, यहां पे F6 लग रहा है। चार फोर्सेस, छह फोर्सेस हमने यहां लिखे हैं। ठीक है, और ये 6 की वैल्यू फिक्स है, F1, F2, F3, F4, F5, F6। दिस इज 5 न्यूटन मैंने लिया हुआ है। कितना है? 5 न्यूटन। ठीक है, आपको ये बताना है ये पांचों में किस में रोटेशन होगा। टॉर्क, अगर रोटेशन है तो टॉर्क होगा, किस में रोटेशन होगा मतलब किस में टॉर्क होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पे। फोर्स हमने सब लिया हुआ है, F1, F2, F3, F4, F5, F6। टॉर्क होगा कि नहीं होगा वो देख लेते हैं। और ये भी आ सकता है कि बताओ सब में ये जो सारे फोर्सेस हैं इसमें मैक्सिमम टॉर्क कौन से फोर्स में लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क, है ना, वो भी देख लेते हैं भाई। तो और यहां डायरेक्शंस, सभी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इनवर्ड नेगेटिव। दिमाग में बैठा लो। चलो पहले मैं आर ये फिक्स है मेरा, ठीक है ना। मैं पहले F1 की बात करता हूं। क्या F1 ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है? जहां आर वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो तो फिक्स है ना। जहां आर वहां एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आर है तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। ये F1 कहां लग रहा है? F1 लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, मतलब ये तो पैरेलल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो क्या फोर्स लगेगा, क्या टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा। यहां टॉर्क नहीं, यहां टॉर्क 0। F2 बताओ, F2 भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, पैरेलल है, तो यहां भी टॉर्क 0। तो अगर टॉर्क है ही नहीं तो डायरेक्शंस भी नहीं होंगे। F3 की बात करते हैं। F3 ये है R, ये है F3, यस परपेंडिकुलर है। R और F3 परपेंडिकुलर है, बराबर है। तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो टॉर्क होगा, चलो ठीक है मान लेते हैं टॉर्क होगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी भाई? डायरेक्शन बता दो।
डायरेक्शन देखो कहाँ जाना है, ये R और ये F है ना, R ये रहा, मैंने कहा था ना ये R ये F3 है ना। तो अपने हाथ को ऐसे रखो, R से F की तरफ जाओ, कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव। F4 की बात करें, F4 ये रहा, ये R ये F4 परपेंडिकुलर है, यस परपेंडिकुलर है, R F4 परपेंडिकुलर है मतलब टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा। डायरेक्शन बता दो टॉर्क की, देखो R कहाँ है, ये रहा, F कहाँ है, ये रहा। तो अब ये R से F नीचे आना है, क्योंकि R ये है, फोर्स ये है, तो अपने थंब को यहां फिक्स, R से F की तरफ, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, है ना। या दूसरा ऑप्शन बताता हूं, स्क्रू को रखो, R से F की तरफ घुमाओ, R से F की तरफ घुमाओ, तो R से F कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, हुआ ना दोनों में इनवर्ड, तो इनवर्ड का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, मतलब टॉर्क इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना, टॉर्क अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉर्क की वैल्यू कम या ज्यादा है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि एक आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड है, बस इतना फर्क है। ऐसा मत बोलना भाई ये टॉर्क की वैल्यू कम है ये ज्यादा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। F5 आओ, F5 कहाँ है, F5 ये रहा, ठीक है। F5 की बात करें तो फोर्स ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर तो लग नहीं रहा है, तो परपेंडिकुलर कैसे लगेगा, देखो ये है R, ध्यान से देखना, ये है R, F5 ऐसा लग रहा है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब मैं ऐसा बता सकता हूं ये थीटा, तो ये F5 साइन थीटा और ये है F5 कॉस थीटा, F5 कॉस थीटा बराबर। F5 की वैल्यू 10 है, ध्यान रखना सारे फोर्स की वैल्यू 10 है, ये 10 न्यूटन है, सॉरी 10 नहीं है, कितना लिया, 5 लिया, सॉरी 5 लिया, ठीक है। अब बताओ फोर्स, टॉर्क लगेगा, लगेगा भाई, क्यों लगेगा, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है ना, ये R के अलोंग फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, F साइन थीटा, इसलिए फोर्स लग रहा है, बराबर है कि नहीं। डायरेक्शन बता दो, ये R ये F, तो आउटवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, जनरल क्वेश्चन है, ये 5 है टोटल फोर्स F5, इधर F5 साइन थीटा लग रहा है, F5 कॉस थीटा लग रहा है, तो एक बात बताओ, क्या ये दो फोर्स इससे कम होंगे, ये 5 है तो क्या ये दोनों 5 से कम होंगे या 5 से ज्यादा होंगे, 5 से कम होंगे, दोनों फोर्स, समझो एक चीज फिर बता रहा हूं, ये फोर्स 5 से कम होंगे। देखो ये वाला कंपोनेंट तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसके कारण तो टॉर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। हम सिर्फ परपेंडिकुलर की बात करें तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे मैं सिंपल लॉजिक लूं, थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, ऐसा मान लिया, तो ये F5 साइन 30 होगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहां कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2, बोलो कितना मिला 5, 2.5 मिला कि नहीं मिला, बोलो ये 5 था, ये कितना मिला 2.5 मिला। पता चल रहा है ना लॉजिक, ध्यान रखना कंपोनेंट में मतलब डिवाइड हो जाता है। अरे भाई आपके पास 100 रुपए है, आपने दो कंपोनेंट में उसको डिवाइड कर दिया, मतलब एक को 30 रुपए दिया, एक को 70 रुपीज दिया, समझ आ रहा है ना, एक को 30 दिया तो एक को 70 दिया, डिवाइड कर दिया कि नहीं, हाँ। तो उसी तरह ये भी अपने फोर्स को इधर डिवाइड कर देगा, तो ये दो फोर्स की वैल्यू कम होगी। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हुआ कि यहां टॉर्क लगेगा। चलो आ जाओ अब जरा F6 की, ये आपका R, F6 ऐसा है, ठीक है, क्या ये थीटा है तो F6 कॉस थीटा लगेगा, ये परपेंडिकुलर F6 साइन थीटा। बताओ कौन से फोर्स के कारण,
F6 के कारण होगा, F6 cos थीटा या F6 sin थीटा? ऑब्वियसली F6 sin थीटा, क्योंकि R इसी के परपेंडिकुलर है, F6 sin थीटा के। तो इसका मतलब यहां भी टॉर्क लगेगा, पर कौन से फोर्स के कारण लगेगा? ये F5 sin थीटा के कारण लगा, ये F6 sin थीटा के कारण लगा। इसकी डायरेक्शन क्या है भाई? देख लो, ये R है ना। अपने फिंगर को कर्ल करो R से F की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज आया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। पता चल गया ना सब में कि कहाँ टॉर्क लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ क्या डायरेक्शन होगी, इतना समझ आ चुका। मेरा क्वेश्चन था सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा टॉर्क कहाँ होगा? सबसे ज्यादा टॉर्क देखो, सबसे ज्यादा होगा F3 और F4 में। क्यों? F3 कितना? 5 न्यूटन, तो पूरा 5 न्यूटन फोर्स ये इसको दे रहा है, राइट और नॉट? F4 कितना? वो भी 5 न्यूटन, वो भी पूरा 5 न्यूटन दे रहा है। इसलिए ये दो में सबसे ज्यादा। आप बोलो सर टॉर्क तो इसमें भी लग रहा है, पर कम लग रहा है। क्यों भाई? क्योंकि यहां जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के अंदर, ये फोर्स की वैल्यू तो कम हो गई ना। F5 अगर पूरा लगता 5 न्यूटन तो ठीक है, मानते हैं हाँ ये फोर्स भी ज्यादा है, लेकिन ये तो F5 sin थीटा लग रहा है, कंपोनेंट लग रहे हैं। मैंने अभी तो समझाया कि कंपोनेंट में वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर यहां F5 आपके पास 5 न्यूटन है तो F5 sin थीटा हमेशा कम ही होगा 5 न्यूटन से। समझ आया? तो यहां टॉर्क तो लग रहा है, लेकिन फोर्स की वैल्यू कम है, इसीलिए टॉर्क भी कम लगेगा। और सेम सिचुएशन 6 के साथ है कि यहां भी कंपोनेंट लग रहा है, मतलब फोर्स डिवाइड हो गया, और फोर्स डिवाइड हुआ इसलिए टॉर्क भी कम हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू कम होगी, मतलब रोटेशन कम होगा। ये इतनी चीजें आप सबको समझ आ रही है कि किस तरह से हम टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, टॉर्क की डायरेक्शंस, टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका, एक मैं आपको n पार्टिकल्स के लिए टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करके बताता हूं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है। न्यूमेरिकल में यही मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, यही फॉर्मूला पढ़ा हमने। व्हाट इज R? R इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं XI YJ ZK। व्हाट इज F? भाई F के भी 3 कंपोनेंट, FXI FYJ FZK। भाई ऐसे ही तो लिखते थे, याद करो, ऐसे ही लिखते थे ना। ठीक है, चलो यहां पे हम क्या करते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं टॉर्क को? याद करो, डिटर्मिनेंट फॉर्म I J K। पहले R है, यहां देखो टॉर्क इज R क्रॉस F। पहले R है तो R के कंपोनेंट कौन से हैं? X Y Z। फिर F है, F के कंपोनेंट Fx Fy Fz। राइट और नॉट? क्या यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं? कैसे सॉल्व करते थे? I को रखा तो क्या होगा? Y Fz माइनस Z Fy। ये मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना मैंने, है ना, 4th चैप्टर के अंदर। हाँ, फिर आता है माइनस J। क्या होगा? माइनस J है तो इसको ढक दो, J पार्ट को इसमें और इसमें ढक दो, क्या बचा? X Fz माइनस Z Fx। फिर है प्लस के, ये इसको और इसको ढक दो, कितना बचा? X Fy माइनस Y Fx। राइट और नॉट? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, जैसा हम करते थे, सिखाया हुआ है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, इसको यहां प्लस कर दूं तो यहां माइनस, ये प्लस हो जाएगा। भाई इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो यहां प्लस आ जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। सो वी कैन राइट टाउ इज टाउ XI टाउ IJ एंड टाउ ZK। व्हाट इज टाउ X? ये पूरे कंपोनेंट को मैंने टाउ X ले लिया, इस पूरे को टाउ Y ले लिया और इसको टाउ Z ले लिया। समझे? तो यहां लिखेंगे वेयर
टाउ एक्स इज वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, टाउ वाई इज जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, एंड टाउ जेड इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स माइनस वाई एफ एक्स। तो ये आपके 3 कंपोनेंट जो हमने यहाँ पर फाइंड किए। ठीक, आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, बहुत अच्छा है, आपकी टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3.4 या 5, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नंबर्स भी मैं चेंज करता हूँ, वो आपको ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर सॉरी नॉट 3 पॉइंट, इट्स 7 चैप्टर के अंदर 7.4 या 5 नंबर है बराबर। उसमें आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर इज दैट इज 1 3 5 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 2 1, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये R है, ये F है। अच्छा, क्या मैं R को ऐसा लिख सकता हूँ I प्लस 3J प्लस 5K, और F को ऐसा लिख सकता हूँ 0x 0I प्लस 2J प्लस K, राइट और नॉट? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? कंपोनेंट्स पता है ना कैसे रखते हैं, सिखाया हुआ है। पहले R के कंपोनेंट, फिर F के। R के कौन कौन से हैं? 1 3 5। F के कौन से हैं? 0 2 1। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा टॉर्क? अब ये मैग्नीट्यूड में है ना, सॉरी टॉर्क में ले, पहले I को रखा, ढक दो I को, ये I और I, इसको ढक दो, क्या बचा? 3 माइनस 10, फिर लिखेंगे माइनस J, J को रखो 1 माइनस 0, फिर K को रखो 2 माइनस 0। क्या आंसर आया? टाउ मिला आपको माइनस 7I माइनस J प्लस 2K। पता चला ये टॉर्क कैसे फाइंड किया? आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो आपको ट्राई करना है, इजी है, सेम यही मेथड है। तो आपको ख्याल आ रहा होगा कि टॉर्क क्या है और कैसे इसके न्यूमेरिकल्स भी हम फाइंड करेंगे।